हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, मनोज कुमार 2.0 पर। दोस्तों, आज इस समय हम सब लोग चारों तरफ देख रहे हैं राम मंदिर के गबन को लेकर के, राम मंदिर के दान के, पैसों के, भ्रष्टाचार को लेकर के, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन मैं आज आप लोग के साथ में एक यूपीएससी एथिक्स जीएस 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से राम मंदिर जो लैंड डील है, जिस पर प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं, मैं उस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। यानी कि इसे हम स्कैम कह भी सकते हैं, स्कैम नहीं भी कह सकते, इसे करप्शन कह भी सकते हैं, करप्शन नहीं भी कह सकते, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि मैं यहां पर किसी भी मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए नहीं, बल्कि उस मुद्दे की गहराई से जड़ और उसकी पड़ताल करने के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और उसका उपयोग मैं आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करूंगा। यस, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे बात करता हूं। आप किसी जिले के संदर्भ में एक बात देखें कि किसी एक जिले में, किसी एक क्षेत्र में एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट के खिलाफ जमीन के अवैध हस्तांतरण का मामला चल रहा है और ट्रस्ट की जांच करने वाले अधिकारी और उनके रिश्तेदार उसी ट्रस्ट से जमीन खरीद लें। अब बताइए, क्या इसे भ्रष्टाचार कहेंगे? क्या यह कानूनन अपराध है या ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? सबसे बड़ा सवाल है एथिक्स। यानी कि यूपीएससी के जीएस पेपर 4 के लिए रियल लाइफ केस स्टडी है राम मंदिर अपने आप में, और उसका प्रशासनिक व्यवस्था जो चारों तरफ जो उसको देख रही है उसको लेकर के। आज हम किसी राजनीतिक बहस में नहीं, बल्कि हम इसके डॉक्यूमेंट्स, उसके लॉ, उसके एथिक्स और अन्य सारे मुद्दों पर इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। तो बात मुद्दा है राम मंदिर का फैसला और उसकी जमीन का मुद्दा है दोस्तों। लेकिन इस पर मैं पूरी विस्तृत चर्चा करूं उससे पहले जिन लोगों ने इससे संबंधित अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, इसी की कोई भी रिपोर्ट जो भी चाहिए मुझसे, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। ध्यान रखना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास की पीपीटी, क्योंकि ये कंटेंट आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाला है, ये ध्यान रखना। और मुझे टेलीग्राम, इस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ध्यान रखना। और अब हम बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर के। दोस्तों, ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया था, जिसमें राम मंदिर के पक्ष में उसने डिसीजन दे दिया था बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के। ठीक है ना? और जैसे ही राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो समझ लीजिएगा कि उसमें बहुत सारी चीजों के निर्माण की गतिविधियां भी शुरू हुई। एयरपोर्ट है, रिंग रोड है, टूरिज्म है, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, तमाम तरह की चीजें की गतिविधियां शुरू हो गई। और जैसे ही इन सब के डेवलपमेंट की घोषणा शुरू हुई, तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर जो जमीन थी उसकी रातों रात 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 100 गुना तक कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। सोचना कितनी कीमतें बढ़ी होंगी, ये आप समझ सकते हो। और यहीं से सोचिएगा, जब ये कीमतें बढ़ी, यहीं से इंडियन एक्सप्रेस, एक जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन, और उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने लैंड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट जमीन के निकाले। और जो जमीन के डॉक्यूमेंट निकाले, तो समझ लीजिएगा कि उन्होंने 5 किलोमीटर, मंदिर के 5 किलोमीटर के रेडियस में यह पड़ताल करने की कोशिश की कि किस किस ने जमीन खरीदी, किस किस ने जमीन खरीदी। तो मुद्दा था राम मंदिर का फैसला आसपास की जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर के। और इसमें पता चला कि कई प्रभावशाली लोगों ने जमीनें खरीदी थी। कौन कौन थे, आप नाम सुनकर के चौंक जाओगे। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय एमएलए और वहां के मेयर, आईएएस अधिकारी और उनके रिश्तेदार, वहां के कमिश्नर और उनके रिश्तेदार, एसडीएम और उनके रिश्तेदार, डीआईजी और उनके रिश्तेदार, और सबसे बड़ी चीज रेवेन्यू अधिकारी और उनके रिश्तेदार। ये सब उसमें जमीन खरीदने वालों में शामिल थे, जिन्होंने
राम मंदिर के आसपास की जमीनें खरीदी। लेकिन यह ध्यान रखना दोस्तों, बात यह है कि क्या इन्होंने जमीन खरीदी थी को क्या कोई गैर कानूनी काम किया? आप बताइए, क्या जमीन खरीदना कोई गैर कानूनी काम है? बताइए, जमीन खरीदना क्या कोई गैर कानूनी काम है? इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि इन सभी लोगों ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। बस इन्होंने तो ये रिपोर्ट खुलासा किया कि इन लोगों ने यह खरीदी है। इन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया उन्होंने, और हम भी नहीं कह रहे, ये ध्यान रखना। तो ये खरीदना, ये कोई गुनाह है या नहीं है, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन अब ये किससे खरीदी, कैसे खरीदी, कौन क्या हुआ, अब असली मुद्दे पर हम लोग आते हैं। असली मुद्दा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कहा कि जमीन खरीदना अवैध है, तो नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। मुख्य सवाल दो थे, हितों का टकराव और प्रशासनिक अनुचितता, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रॉपरिटी। इस पर हम चर्चा करेंगे। अब यहीं पर दूसरा मुद्दा एक और भी था जिससे सारी चीजें आई, और वो दूसरा मुद्दा पता है क्या था जो इससे जुड़ा हुआ है? और वो मुद्दा है आपका एमआरबीटी का। एमआरबीटी, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है। और ट्रस्ट का इशू क्या था कि ट्रस्ट ने आसपास के गांव में जो आपके दलित लोग थे, उनकी जमीनें अपने पक्ष में हस्तांतरित की थी। यस, 1990 के दशक में दलित भूमि इन्होंने प्राप्त की थी। और यूपी के कानून के अनुसार, यूपी की परंपरा के अनुसार, जो नियम कायदा कानून है कि दलितों की भूमि उच्च जाति के लिए या किसी अन्य के लिए दान दी ही नहीं जा सकती, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और इसी की जांच चल रही थी कि इन्होंने ये जमीन कैसे अपने नाम की, और इसी को लेकर के विवाद था कि यह हस्तांतरण की वैधता पर सवाल उठ रहे थे। और इसकी जांच करने के लिए प्रशासन द्वारा उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। और शुरू जब की गई तो पता चला, कंडीशन ये हुई कि जांच के दौरान ही ट्रस्ट आसपास की जमीनें भी बेच रहा था। जिस समय आपका ट्रस्ट की जांच चल रही है, उसी समय ट्रस्ट की जमीन बिक भी रही है, वही जो आदिवासी दलितों की है। और उसे खरीद कौन रहा था माय डियर? खरीद रहे थे ये लोग, इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी और उनके परिवार के लोग। सोचिएगा, ट्रस्ट जिस पर जांच चल रही है, प्रशासन जो ट्रस्ट की जांच कर रहा है, और उनके अधिकारियों के परिजन उसी ट्रस्ट से जमीन खरीद रहे थे। अब बताइए, इसे आप भ्रष्टाचार कहेंगे? भले ही खरीद कानूनी हो, यह हितों का टकराव बहुत बड़ा है। यहीं पर मुद्दा है कि क्या जमीन खरीदना अपराध है? बताइए, बता दीजिए, क्या यह भ्रष्टाचार है? शायद कानून की भाषा में कहें तो नहीं, लेकिन कानून और न्याय भाषा में हम अगर कहें तो इसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात आती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, लोक सेवक, निजी हित के लिए सार्वजनिक कर्तव्य को प्रभावित करता है या कर सकता है। अब खुद सोचिएगा, एक पिता, अब आप खुद सोचिए, आप हैं, आप एक जिले के डीएम हैं, और आप किसी ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, और उसी ट्रस्ट से आपके पिता एक जमीन खरीदें, तो बताइए आप क्या करेंगे? यही है बेटा पढ़ने का तरीका, यही है जीएस 4, यही है असली एथिक्स, नैतिकता। और यही अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या जवाब देंगे? अगर वो अधिकारी जिन्होंने ये काम किया था, क्या उनसे इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता, तो क्या जवाब देते? क्या उनको नहीं पता होगा कि उनके पिता, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार जमीन खरीद रहे हैं? क्या ऐसे मामले में वो उस व्यवस्था की, उस ट्रस्ट की पूरी ईमानदारी से जांच कर पाएंगे? इसी को कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, यह जरूरी नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ हो,
हो सकता है कि आपके पिता ने ईमानदारी से जमीन खरीदी हो सकता है कि आप ईमानदारी से उस ट्रस्ट की जांच करें, उसकी रिपोर्ट आए, ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई बात ही निकल के ना आए। लेकिन बात वही है, क्या ये जनता विश्वास कर पाएगी? क्या लोग इस बात पर विश्वास कर पाएंगे? बताइए, आप पर 1% भी विश्वास कर सकती पब्लिक? ध्यान रखना, करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो अलग अलग चीजें हैं। करप्शन का मतलब होता है जब आप रिश्वत लेते हैं, किसी से अवैध लाभ लेते हैं, कोई गबन करते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आप निजी हित साधते हैं और हो सकता है कि आप उसकी जांच को प्रभावित कर सकते हो सकता है निजी हित के लिए। अब बात यही आती है कि ऐसी कंडीशन में आपका निर्णय पूरी तरह निष्पक्ष रहेगा? बता दीजिए, निष्पक्ष रहेगा क्या? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपकी रिपोर्ट पर, आपकी व्यवस्था पर। और सबसे बड़ी चीज अब सोचिए, ये मैंने आप लोगों को एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एंगल मैंने डिस्कस कर दिए। अब यहां पर हुआ क्या? हुआ ये कि जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट निकली तो राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत ही इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया इस पर एक्शन लेने के लिए, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी के स्तर पर इसकी जांच का आदेश दिया। और जांच का आदेश देने के बाद रेवेन्यू कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया आपका जनवरी 2022 में, वो वर्डिक्ट ये था कि जो अयोध्या का रिकॉर्ड ऑफिसर है, जो उसने फैसला जो दिया था, उसने कहा कि 21 बीघा जो दलित भूमि है वो एमआरवीटी को जो हस्तांतरित की गई थी वो अवैध थी। दलित भूमि ट्रांसफर ही नहीं हो सकती, और जब ट्रस्ट को जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती तो जिन्होंने खरीदी है वो भी बेकार, तो उनको बेची नहीं जा सकती, ये सब बेकार। तो मतलब सारी चीजों को उन्होंने रद्द कर दिया। भूमि राज्य सरकार में निहित की गई, राज्य सरकार के साथ करने की गई, और अदालत ने जालसाजी का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि इसमें कोई जालसाजी हुई है, ऐसा कोई भी उसने निष्कर्ष नहीं निकाला। लेकिन हां, वो सारी चीजें खत्म हो गई, वो सारी चीजें इसमें खत्म हो गई। ध्यान रखना, तो दलित भूमि पहले ट्रांसफर हो ही नहीं सकती थी। और 2024 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक और नई जांच की। अब इसके बाद दूसरा, अब उसका दायरा जो है 5 किलोमीटर का नहीं, बल्कि 15 किलोमीटर के रेडियस का दायरा उन्होंने खंगाला। लगभग 25 गांव और 2500 से ज्यादा रजिस्ट्रियां उन्होंने चेक की। यस माय डियर, मजेदार चीज है, 2500 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई। और इस रजिस्ट्री में सोचिए जो निकल करके आया वो ये था कि अब तक तो जो जमीन खरीदी थी 5 किलोमीटर के दायरे में, यूपी के ही अधिकारी, एमएलए, एमपी, ये सब लोग इन्वॉल्व थे खरीदारी के मामले में। लेकिन उसके बाद उसके आसपास के इलाके में जो जमीनें खरीदी वो अन्य राज्यों के राजनेता और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के परिजनों ने भी निवेश किया है, उन्होंने भी खरीदी। अरुणाचल प्रदेश के आईएएस अधिकारी, उनके परिजनों ने यहां जमीन खरीदी है। अलग अलग राज्यों के सोचिएगा अधिकारी हैं, वहां के राजनेता हैं, उन्होंने जमीन खरीद करके की है। बात वही आती है दोस्तों, जमीन खरीदना दोष नहीं है, भूमि हस्तांतरण करना भ्रष्टाचार नहीं है, बात समझ लेना। लेकिन इस तरह की जब चीजें होती हैं तो फिर लोगों का विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी चीज होती है। यहां पर एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, मैं उनका नाम आपको नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। यदि ये सब सच है, जैसा 5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के दायरे में राजनेता अधिकारियों ने ये सब खरीदा किया, सारी चीजें की, इफ दिस इज ट्रू, इट इज रेप्रीहेंसिबल, दिस इज करप्शन। ये ध्यान रखिएगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह उनकी व्यक्तिगत और नैतिक और प्रशासनिक राय है, हमारी अब की नहीं है। यह किसी अदालत का न्यायिक निर्णय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कि निष्पक्षता ना रहे।
इसमें निष्पक्षता ना रहे, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटीग्रिटी है, पब्लिक ट्रस्ट है, इंपार्शियलिटी है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गुड गवर्नेंस है। ये सारे मुद्दे इसमें समाये हुए हैं। अब बात वहीं पर आती है जिसको आपको समझना है और जानना है। वो ये है कि क्या कोई एक अधिकारी ईमानदार रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है ईमानदार, और नहीं भी रह सकता, ये उसके व्यक्तिगत निर्णय पर डिपेंड करता है। वो इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी फंस सकता है। वो चाहता तो अपने परिवार के लोगों को मना कर सकता था कि भाई मैं जांच कर रहा हूं, मेरे ऊपर दबाव आएगा, चाहे मैं सही करूं या गलत करूं, लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये मत करिए, कहीं और निवेश करना है और कर लीजिए। वो ये कर सकता था, लेकिन नहीं किया। इसलिए पब्लिक ट्रस्ट बनना बहुत जरूरी था। जनता का विश्वास इससे कमजोर पड़ता है। यस, बात समझ लीजिएगा, जनता का विश्वास। लेकिन यह भी सच है कि इसमें किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं हमको दिखाई नहीं दी है। लेकिन बात दावा है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जांच की, बिल्कुल सही है। अधिकारियों के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी, बिल्कुल सही है। क्या जमीन खरीद अवैध थी? नहीं, ऐसी रिपोर्ट और अदालत ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रश्न उठे, बिल्कुल सही बात है। सभी अधिकारी भ्रष्ट सिद्ध हो गए, गलत। अदालत ने किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं ठहराया, किसी को भी। अब यहां पर यूपीएससी फॉर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, हमें हितों का टकराव, यह मामला भ्रष्टाचार सिद्ध होने का नहीं बल्कि प्रशासनिक मूल्यों का है। उनको जीवंत उदाहरण है। हमें ऐसे में हितों का जब टकराव होगा तो हमें दिखाना होगा कि भाई हम किस तरफ हैं। सुशासन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हमारे ऊपर उंगली उठाएगी हम नहीं कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए। निष्पक्ष प्रशासन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम कैसे शो करेंगे। लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा किसके साथ है, ये कैसे पता चलेगा। और जन विश्वास, पब्लिक ट्रस्ट, दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। यही है आपकी चीजें। तो आज आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, किस तरीके का लगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिएगा इस पर। थैंक यू वेरी मच।